हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल का चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के अन्य देशों के साथ क्या क्या संबंध है। उस टाइम पे हम केवल इस चैप्टर में एक तो पाकिस्तान के साथ और एक चीन के साथ, इन दो देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के जो संबंध है वो हम अगले जो हम ग्रेजुएशन करेंगे आप उसमें पढ़ेंगे आप। अब हमें बस केवल इन्हीं दो देशों को लेकर चलना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इसका परिचय देख लीजिए, इसमें क्या बताया गया है। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। जब से हमने ये फर्स्ट से लेकर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से लेकर अब तक जितने चैप्टर पढ़े हैं उनमें यही बताया गया है कि भारत के सामने ये क्या क्या चुनौतियाँ थी और किन चुनौतियों से होकर गुजरा है भारत। उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी, वो आप पढ़ चुके हैं और आपको पता होगा कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसकी तबाही से दुनिया अभी बाहर ही निकली हुई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। ये बात सच है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसी की सफलता थी कि हम भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि हम आज़ाद हुए थे। अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना होता तो शायद ही हम आज आज़ाद नहीं हो पाते, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। और यही कारण है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी रहे, इसलिए उन्होंने थोड़ी दया दिखाई, इसलिए उन्होंने आज़ाद किया भारत। और थोड़ी बहुत हमारी जो क्रांतिकारी वीर है उन्होंने भी सहायता की इसमें। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपने सुरक्षा नीति को कायम रखने का लक्ष्य रखा। ऐसे में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत को ये सोचना था कि भारत किन देशों के साथ अपने संबंध अच्छे रखे, किन के साथ अपनी विदेश नीति अच्छी करे। यानी कि ये एक बड़ी चुनौती थी भारत के सामने। उन चुनौतियों को छोड़कर भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। जैसे अन्य देश आज़ाद होते ही विदेशी व्यापार करते हैं या फिर अन्य देशों के साथ संबंध अच्छे करते हैं, वैसे ही भारत ने किया। भारत ने भी बिल्कुल उन्हीं देशों की तरह किया। जब भारत आज़ाद हुआ था और अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था और दुनिया बड़ी तेज़ी से दो खेमों में बढ़ती जा रही थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने अपनी विदेश नीति तैयार की। भारत अपनी विदेश नीति तैयार करता, ऐसा नहीं था कि वो कुछ ही देशों से संबंध रख रहा, वो सभी देशों से संबंध रखना चाहता था। दुनिया में जितने भी देश है उनके साथ अपने संबंध अच्छे करना चाहता था। और इसी समय पर दुनिया दो खेमों में बट गई थी। आपको पता है 1949 से ही शीत युद्ध का दौर चालू हो गया था और पहले रूस और अमेरिका एक थे, लेकिन वो अब अलग हो गए थे। एक सोवियत संघ बन गया था तो एक नाटो बन गया था, यानी कि दो महाशक्तियों ने विकराल रूप धारण कर लिया था। तो इस समय भारत को ये फैसला लेना है कि वो किसके खेमे में जाए, यानी कि किसका पलड़ा भारी है और किसके में वो जाए। अब देखते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के दे रहा हूँ, जरूर आएगा। आपको पता होना चाहिए गुट निरपेक्षता। मैंने बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में बता दिया था गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। अब देखिए, इसे पढ़िए, मैं यहाँ भी समझा देता हूँ आपको। आज़ादी मिलकर भी हम आज स्वतंत्र रूप से आज़ाद नहीं थे। भारत के सामने दो विकल्प थे, एक तो सोवियत संघ, दूसरा अमेरिकी गुट में शामिल होना। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके सामने बहुत परिस्थिति, उसने सोचा कि हम आज़ाद तो हो गए लेकिन अभी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है, हमें ये तय करना बाकी था कि हम किसके गुट में जाएं। यानी कि दोनों तरफ से हमें दबाव था कि तुम हमारे गुट में शामिल हो और हमारे गुट में शामिल हो, लेकिन भारत ने अलग ही रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि ना हम तुमको नाराज़ करना चाहते, ना तुमको, और ना ही तुम दोनों में से एक को खुश करना चाहते। तो उन्होंने दोनों को बराबर रखा और बराबर मानकर चला। और उन्होंने एक नीति अपनाई जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। ये नीति क्या होती है कि मतलब भारत ने कहा कि ना हम तुम में शामिल होते हैं ना तुम में। जैसे न पूंजीवाद को अपनाया ना समाजवाद को, वैसे ही इन दोनों देशों में से किसी में शामिल नहीं हुआ। वो अपना एक स्वतंत्र
रूप धारण किया, मतलब अलग राष्ट्र ही रहा, जैसे था वैसा ही। उसने कहा कि हम मतलब भारत जिससे चाहे जिसके साथ संबंध रख सकता है, वो किसी एक गुट में शामिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वो किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो फिर से वही परिस्थिति उत्पन्न हो जाती जैसे अंग्रेज़ों के सामने थी। वो किसी का एक गुलाम बनकर रह जाता। इसलिए उसने गुट निरपेक्षता की नीति को बेहतर माना, और इसमें बाद में बाकी देश भी शामिल हो गए, जो कि बाद में आज़ाद हुए थे। देखिए, गुट निरपेक्षता की नीति की क्या धारणाएं थी। नेहरू की भूमिका इसमें देखते हैं हम, दो खेमों से दूरी और एफ्रो एशियाई एकता, कूटनिरपेक्षता की नीति। अब देखिए नेहरू की भूमिका, पहला पॉइंट देख लेते हैं हम, नेहरू की भूमिका क्या थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। जानते हैं आप जवाहरलाल नेहरू को अच्छी तरह से जानते हैं, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी रहे। 1960 से 1964 तक वे भारत के विदेश मंत्री रहे, और उन्होंने भारत की विदेश नीति की क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। आप देखते हैं उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए। यानी कुछ पार्टियां ऐसे कहती थी कि हमें अमेरिकी गुट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से हमें फ़ायदा होता था, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का आयात हमें अमेरिका से ही करना पड़ता था। जैसे गेहूँ का आयात भी उस समय पे हमें अमेरिका से ही करना पड़ता था, और हथियारों का भी। तो हमें कई पार्टियों ने ये कहा, कई लोगों ने ये कहा, कई नेताओं ने ये कहा कि हमें अमेरिकी गुट में शामिल हो जाना चाहिए। देखते हैं क्यों कहा। इस धारा पर सोचने वालों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी शामिल थे। यानी कि इतने बड़े नेता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी ये सोचते कि हमें अमेरिका में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन भारत ने ऐसा ना किया। लेकिन इसका फैसला जवाहरलाल नेहरू को करना था, यानी कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें ही सोचना था कि हमें किस खेमे में शामिल होना है। तो उन्होंने सोचा कि दो खेमों से दूरी, पॉइंट ये है, दो खेमों से दूरी, यानी कि दोनों खेमों से दूरी बनानी है। उसे कुछ जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। ये अच्छा किया। अगर हम किसी एक गुट में शामिल होते तो हमारा नाम नहीं होता दुनिया में, उस गुट का नाम होता है। जैसे अगर नाटो में शामिल देशों का नाम नहीं है, बल्कि नाटो का नाम है, और उसमें उसका प्रमुख अमेरिका का ज़्यादा नाम है। ऐसे ही सोवियत संघ में शामिल देशों का नाम नहीं है, सोवियत संघ यानी कि रूस का ज़्यादा नाम है। और ऐसे ही अगर भारत किसी एक गुट में शामिल हो भी जाता तो उसका नाम नहीं चलता बिल्कुल भी, और उसकी अर्थव्यवस्था उन्हीं देशों पर निर्भर रहती। वो चाहते जिसके साथ हमें संबंध रखना पड़ता, वो चाहते वैसे ही हमें सुरक्षा नीति रखनी पड़ती, वो चाहते वैसे ही हमें हथियार तैयार करने पड़ते, सब कुछ उनके बंधन में होता। तो हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर सही किया। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्रित करने में लगा था। भारत सोच रहा था कि हम अलग देशों को लेकर चले और अपना अलग ही संगठन बनाएं, यानी कि ऐसा संगठन जो इन देशों से अलग हो और दोनों गुटों से अलग हो। तो इसमें कुछ देश शामिल थे जिसे हम एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहते हैं। 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर परेशान था, नाराज़ था, क्योंकि भारत ने धीरे धीरे पहले अमेरिका से हमारे संबंध ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो भी अमेरिका से संबंध अच्छे रखता था, इसलिए हमारे भी संबंध अमेरिका से ही अच्छे थे। लेकिन जब 1950 के लगभग में जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ से भी रिश्ते अच्छे करने की शुरुआत की, तो अमेरिका इससे गुस्सा हो गया और नाराज़ हो गया। अब देखते हैं एफ्रो एशियाई एकता। एफ्रो एशियाई एकता क्या है? ये एक सम्मेलन हुआ था, यानी कि मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको क्या है ये। इंडोनेशिया, एशिया और अफ्रीका के कुछ देश हैं, यानी कि 9 देश इसमें शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर एक सम्मेलन किया था कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, यानी कि हम दोनों खेमों से दूरी बनाए रखेंगे। तो इसे ही एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहा जाता है। एकता का मतलब ये सारे देश एकता है, अफ्रीका और एशियाई के देश
इसे एफ्रो एशियाई कहते हैं शॉर्ट में। नेहरू जी ने भारत और एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। नव का मतलब यहाँ पे 9 है। भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्र संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। ये इंडोनेशिया में हुआ था, याद रखना। और कब हुआ था? 1949 में। चीन के साथ शांति और संघर्ष। आपको एफ्रो एशियाई सम्मेलन के बारे में पता चल गया होगा। केवल इसमें मैंने 2 पॉइंट लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बस आपको पूछा जाए क्या है तो आप बता सकते हैं कि भारत ने इंडोनेशिया में एक सम्मेलन किया था जिसमें 2 स्वतंत्र देश शामिल थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति पर चर्चा की थी। चीन के साथ शांति और संघर्ष देखना है हमें, चीन के साथ। और फिर एक टॉपिक है पाकिस्तान के साथ। जानते हैं आप, दोनों ही हमारे दुश्मन थे। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। अब देखिए क्या था कि हमारे संबंध पाकिस्तान से ख़राब थे, लेकिन जैसे ही 1949 में चीन आज़ाद हुआ था, किससे आज़ाद हुआ था? जापान से। तो भारत ने उसके साथ दोस्ती रखने की सोची। भारत ये सोच रहा कि वो हमारा साथ देगा, वो हमारा अच्छा दोस्त बनेगा, लेकिन आप जानते हैं कि वो कैसा निकला। उसने अपनी औकात दिखाई दी थी। इसके बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक थी। यानी कि कम्युनिस्ट सरकार, आप जानते हैं कि समाजवादी है, यानी कि इसमें सब कुछ सरकार के हाथों में होता है। तो चीन ने ऐसे शासन व्यवस्था अपनाई तो भारत ने उसे मान्यता दे दी कि हाँ, ये तुम्हारी शासन व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि नेहरू भी उसे अच्छी मानते थे कहीं ज़्यादा। नेहरू जी और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौते पर पूर्ण रूप से हस्ताक्षर किए। देखिए, नेहरू जी और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई, जैसे हमारे भारत के लोकप्रिय नेता हैं नेहरू जी, वैसे ही चीन के लोकप्रिय नेता थे उस टाइम पे चाउ एन लाई। उन्होंने संयुक्त रूप से एक समझौता किया, पंचशील समझौता। इसमें होता क्या है देखिए, मैं बताता हूँ। उनमें 5 बातों पे सहमति हुई थी। एक तो ये कि हमारी मतलब सुरक्षा नीति में हम दोनों की हिस्सेदारी होगी। एक, हमारी सीमा विवाद में किसी तरह का मतलब आड़ नहीं आएगा, किसी तरह का हमारे बीच अनबन नहीं होगी। और एक हम एक दूसरे की विदेशी मामले में दखल नहीं देंगे। ऐसे ऐसे मतलब 5 बातों पर समझौता हुआ था। वो आप एक बार सर्च कर लेना, पंचशील समझौता क्या है। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी हमारी। अगर किसी से हमारी सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध थे तो वो चाइना से थे। उस टाइम पे एक ही नारा लगता था, हिंदू चीनी भाई भाई। आपने सुना होगा। अब देखिए चीन का आक्रमण। आखिर 1962 में चीन ने विश्वास को तोड़ ही दिया। चीन के साथ भारत की इस दोस्ताना में 2 कारणों से खटास आई। वो 2 कारण क्या थे? चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। एक तो ये कि जो तिब्बत के नेता थे दलाई नामा, उन्होंने भारत में शरण ले ली और चीन इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि तुमने उसे शरण क्यों दी। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका है जिसे अब अक्साई चीन कहते हैं, चीन ने उसे कब्जा लिया। चीन उस पर अपना अधिकार जमाता था और इसलिए दोनों बातों पर उसे अपनी सहमति व्यक्त करता था। तो इसलिए उसने ये युद्ध छेड़ दिया। जो मैंने आपको बता दिया, शरण मांगी थी चीन के नेता, वो तिब्बत के नेता दलाई लामा, और अभी भी वो भारत में ही है। चीन और भारत के बीच हमेशा सीमा विवाद बना रहता है, अभी भी बना रहता है। अरुणाचल का प्रदेश का कुछ हिस्सा है जिसे चीन अपना मानता है। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया। जो जम्मू कश्मीर का इस साइड का इलाका है ना, ये जम्मू कश्मीर है, इसका ये थोड़ा साइड का इलाका है, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। जिस समय पूरे विश्व का ध्यान 2 महाशक्तियों की तनातनी से पैदा इस तरफ की ओर लगा था, इसी समय चीन ने भारत पर हमला कर दिया और भारत को हार देखनी पड़ी। अब देखिए, चीन ने किस समय हमला किया? जिस समय पे क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था। आपको पता है 1962 की बात है, जब क्यूबा मिसाइल संकट पर ध्यान था। यानी कि सोवियत संघ ने क्यूबा देश था एक अमेरिका के पास, जिस पर मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो उस टाइम पे युद्ध की स्थिति बनी हुई थी दुनिया में, और उसी मतलब सबका ध्यान उसी पे था।
और इस समय पे चीन ने भारत पे हमला कर दिया और किसी ने ही मतलब किसी को ये पता नहीं था कि चीन भारत पे हमला कर देगा और किसी का इस तरफ ध्यान भी नहीं गया और भारत को फिर हार देखनी पड़ी क्योंकि भारत ने बिल्कुल तैयारी नहीं कर रखी थी। भारत को बिल्कुल विश्वास नहीं था, बिल्कुल ये पता नहीं था कि चीन हमला कर देगा। इसी समय भारत में खाद्य संकट पैदा हो गया था। नेहरू जी की बहुत आलोचना हुई और उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। उनकी बहुत आलोचना हुई, बहुत आलोचना, क्योंकि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं मानी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि हमें चीन से दोस्ती रखना अच्छा नहीं है, मतलब उनसे हमें ये दोस्ती तो रखो लेकिन ये विश्वास नहीं रखना चाहिए कि वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इसलिए नेहरू जी की बहुत आलोचना हुई और उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से मदद की गुहार लगानी पड़ी उस टाइम पे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन भी हमारी कुछ मदद नहीं कर पाए उस टाइम पे क्योंकि वो क्यूबा मिसाइल संकट पर उनका ध्यान था। अब देखिए युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि अक्साई चीन उसके चीन की तरफ चला गया और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा भी उसकी तरफ चला गया। इसमें भारत का ही नुकसान हुआ। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। अब देखिए पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। 1947-48 में ही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था। आप जानते हैं 1947 और 48 में जैसे भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे ही युद्ध छिड़ गया था। क्यों छिड़ गया था कि कुछ कश्मीर का भाग पाकिस्तान लेना चाहता था और उस टाइम पे जिसे POK कहते हैं उसने पाकिस्तान ने वो इलाका अपनी तरफ ले लिया था, लेकिन वो युद्ध ज़्यादा वो नहीं माना जाता, भारत ने उसे दे भी दिया था वो इलाका। इसके बाद 1960 में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हमारे एक विवाद का कारण बना हुआ है आज भी सिंधु नदी जल, क्योंकि ये एक ऐसी नदी है जो आधी पाकिस्तान में और आधी भारत में है। तो पाकिस्तान इसे अपनी मानता है लेकिन भारत भी कहता है कि ये आधी हमारी है, इसलिए इस पर दोनों का हक है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत पाक युद्ध हुआ। 1965 में युद्ध हुआ था जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे। उस टाइम पे भी ये इसी कारण युद्ध हुआ था। और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। और जब ताशकंद समझौता, अनोखी बात तो ये है कि जब ताशकंद समझौता हुआ उसके तुरंत बाद ही जवाहरलाल नेहरू की उसकी मतलब लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की उस समय पे भी मौत हो गई थी और ये कारण आज तक भी बना हुआ है कि क्यों हुई थी उनकी मौत। बांग्लादेश युद्ध देखिए 1971। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ गया था। देखें क्या था वो संकट। जुल्फिकर अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीब उर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। जुल्फिकर अली भुट्टो 1970 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। पहली बार ऐसे लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव में जीती थी जो कि 1970 में वो पाकिस्तान में बनी। लेकिन दूसरी दुखी की बात ये थी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान का इलाका है, जो मतलब पूर्वी पाकिस्तान का इलाका है जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, उसमें मुजीब उर रहमान जीत गए थे और इसी कारण मतलब इनको जुल्फिकार अली भुट्टो को बहुत नाराज़गी हुई। इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। शेख मुजीब वहाँ के नेता थे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने भारत से मदद मांगी। इसी जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। उन्होंने बहुत मतलब आंदोलन किए, बहुत ही मतलब उनसे प्यार करते थे मुजीब उर रहमान से, शेख मुजीब से, इसलिए उन्होंने ये संघर्ष छेड़ दिया। और भारत को 80 लाख शरणार्थियों को बोझ बयान करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया था। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की थी उस टाइम पे। अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश रही थी, क्योंकि इस टाइम भारत से चीन के संबंध टूट चुके थे और पाकिस्तान के साथ वैसे ही ख़राब थे। तो अमेरिका और चीन ने तो पाकिस्तान की मदद की, लेकिन भारत के साथ कोई भी नहीं था उस समय पे। इसके बाद भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत हुई, क्योंकि उस टाइम पे हमें लगता था कि अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन उस टाइम पे अमेरिका से हमें किसी तरह का कोई वो नहीं था लेना देना कि हमें अमेरिका हमारा साथ देगा।
इसलिए भारत ने सोवियत संघ से दोस्ती की शुरुआत की थी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को 20,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। हालांकि इस टाइम अमेरिका और चीन ने भले ही मदद की हो, लेकिन भारत फिर भी विजयी रहा और 20,000 सैनिकों को मात खानी पड़ी, यानी कि उन्होंने आत्म सरेंडर कर दिया बिल्कुल। इसके बाद 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके एक साल बाद समझौता ज़रूर होता है। जैसे 1965 के बाद 1966 में ताशकंद समझौता, वैसे ही 1972 में शिमला समझौता। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को चार चांद लगे। चारों तरफ इंदिरा गांधी छा गई। और जब 1972 में जब चुनाव हुए तो 300 मतलब बहुत ज़्यादा सीटें जीती, लगभग याद नहीं है 371 या कितनी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा आगे निकल गई थी। अब देखिए लास्ट टॉपिक, भारत की परमाणु नीति। जब 1965 का युद्ध हुआ था तो उसके बाद हमें ये लगा कि हमारे देश के पास मतलब अच्छे हथियार नहीं है और चाइना के साथ ही हमें मात खानी पड़ी थी। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर ध्यान दिया कि हमें परमाणु हथियार अब तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका परमाणु संपन्न राष्ट्र पहले से ही थे और बाकी देश भी धीरे धीरे बनने लगे थे। तो भारत को भी अभी ये करना था और भारत की देख देख पाकिस्तान ने भी ये चालू कर दिया था। भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया और 1960 के दशक में परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे। तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना था, यानी कि भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनना था जिसमें परमाणु हथियार बहुत ज़्यादा हो, एटम बम, यानी कि भारत ने ऐसे एटम बम तैयार कर लिए थे जिसका मुकाबला उसे चाइना से करने जैसा हो, मतलब वो चाइना से टक्कर ले सके। और अभी भी भारत इसी में लगा हुआ है। आप जानते हैं हमें हथियार तो में ज़्यादा से ज़्यादा आयात ही करने पड़ते हैं बाहर से। अनेक राष्ट्रों जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के बाद अब भारत ने भी परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे। ये देश तो पहले से ही परमाणु राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन अब भारत भी परमाणु राष्ट्र की श्रेणी में आ गया था। 1962 से 71 के बीच भारत ने 3 युद्धों का सामना किया था। ऐसे में भारत ने अपनी सैन्य ताकत में सुधार की, क्योंकि 1962 और 71 के बाद हमारी सैन्य ताकत में थोड़ी लड़खड़ा गई थी, ऐसे मतलब कमी आ गई थी, क्योंकि उस टाइम हथियारों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और हमारे भारत को भी बाहर से हथियार मंगाने पड़े थे। हमें अमेरिका से और रशिया से हथियार लेने पड़ते थे और अभी भी हम रशिया और अमेरिका से ही हथियार लेते हैं ज़्यादातर। लगभग 50-60% तो हम बाहर से ही हथियार आयात करते हैं। कुछ हैं जो हमारे भारत में बनती है, जैसे ब्रह्मास्त्र मिसाइल, ये सब भारत में बनती है कुछ। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।